एक भोली भाली सी लड़की। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो आम लड़कियों से मासूम थी, सीधी सादी थी। आज की वीडियो में हम इसी कहानी का जिक्र करने वाले हैं। उफ मेरे खुदाया, मैं बता नहीं सकती कि सीमा आपी के दुल्हा नुमान एजाज से कितना मिल रहे थे। महा अम्मी के हमरा अभी एक अदद शादी निपटा कर लौटी थी और अब गुज़श्ता 24 घंटों से दुल्हा साहब की शान में कसीदे पढ़ रही थी। वाकई बिल्कुल नुमान एजाज जैसे थे। ईमान ने भी रश कमीज हैरत से कोई चौथी बार पूछा। हाँ बिल्कुल, महा ने भी बगैर बुरा माने चौथी बार इस बात में गर्दन हिलाते हुए फरमाया। कोई फर्क नहीं था। सवेरा को यकीन नहीं आ रहा था कि नुमान एजाज की वो जबरदस्त मद्दाह थी। थोड़ा सा फर्क था, बिल्कुल रत्ती बराबर। महा पर सोच अंदाज में गोया हुई। वो क्या? दोनों बैक वक्त बोली। बस कद जरा छोटा था। महा ने मुदब्बराना लिहाज में कहा। कितना छोटा? 1-2 इंच। सवेरा ने अंदाजा लगाया। नहीं, मेरा ख्याल है 1-8 फुट तो होगा। वो बोली तो ईमान ने कुशन उठा लिया और बस आगे से बाल उड़े हुए थे। कुशन को नजरअंदाज किए वो अपनी ही धुन में थी। इस बार दूसरा कुशन सवेरा ने उठाया था। 5 फुट के आधे गंजे नुमान एजाज का तस्वुर करके सारा इमेज ही चकनाचूर हुआ था। कि तुम दोनों मुझे घूर क्यों रही हो? सच कह रही हूँ, नुमान एजाज और उसमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं। सवेरा और ईमान ने इस बार उसका फिक्रा पूरा होने से पहले ही उसे जा पटका था और वो ऐसी ही थी, फितरतन बहुत सादा मिजाज। बकौल सवेरा अहमकाना हद तक सादा मिजाज। लोगों की शक्लें मिलाने में उसे खास कमाल हासिल था। पिछले दिनों ताया जी की सबूही की मंगनी का फंक्शन था। सबूही से इन तीनों बहनों की खास दोस्ती थी। बड़े एहतमाम से तैयारी करके तीनों मंगनी की तकरीब में शिरकत के लिए एक रोज बेशतर ही ताया जी के यहाँ चली गई थी। वहाँ पहले ही से खानदान भर की लड़कियां जमा थी। खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। इन तीनों के आ जाने से गोया महफिल मुकम्मल हो गई थी। रात गए तक सब सबूही को हमायूं के नाम से छेड़ते रहे और वो बेचारी भी लाल गुलाबी होती रही। अगली शाम को मंगनी का फंक्शन था। महा बीबी ठहरी बला की सादगी पसंद। उस वक्त भी वो सबसे पहले तैयार होकर बाहर मटर गश्त कर रही थी। लड़के वालों की आमद पर सबसे पहले उसने हमायूं को देखा और हस्बे आदत फौरन भागती हुई आई। ऊपर दूसरी मंजिल पे पाके सबूही के कमरे में गई। मैंने तो हमायूं भाई को देख भी लिया है। फूली सांसों पर काबू पाते हुए उसने ब्रेकिंग न्यूज जारी की। हैं? वाकई? कैसे हैं? खलकत सब काम छोड़कर उसके गिर जमा हो गई। वो कैसे हैं? उसकी आंखें मूंद कर जहन पर जोर दिया। सवेरा और ईमान जरा चुकन्नी हो गई। न जाने क्या फूट देगी। उसकी आदत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आंखों ही आंखों में उसे रोकना चाहा था, लेकिन वो मोहतरमा तो आंखें बंद किए कहीं और ही पहुंची हुई थी। हाँ याद आ गया, कितनी हैरतअंगेज मुशाबहत है। दफ्तन किसी नतीजे पे पहुंचकर उसने आंखें खोली। बिल्कुल जुनैद जमशेद लग रहे थे। उसने बेहद मसरूर होकर जुमला हाजरीन को इत्तला फराहम की और इस इस्लाह पर सबूही का सांस रुक सा गया कि कहीं लड़का तब्दील तो नहीं कर दिया क्या। किसी अनजाने खौफ के पेश नजर उसका दिल धड़का। उसने अपने मंगेतर को बगौर देख रखा था, लेकिन ये महा क्या कह रही है? कितने अखबारों में ऐन वक्त पर दूल्हा तब्दील किए कर जाने की खबरें छपती हैं, लेकिन मंगनी के मौके पर ऐसा कोई वाकया अब तक तो नजर से नहीं गुजरा था। वाकई जुनैद जमशेद से मिलते हैं। कितनी लड़कियां कश खाने को थी। हाँ तकरीबन। बस जरा वो अपने फाइनल तज्जिया पेश करने से पहले जरा की जरा रुकी। क्या बस जरा जल्दी बको। किसी से भी ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हुआ। बस जरा जुनैद जमशेद की नाक चपटी कर दो और रंग काला। और सबूही की सांसें बहाल हुई। दूल्हा वाकई तब्दील नहीं हुआ था, जबकि बाकी सब चपटी नाक और काले रंग वाले जुनैद जमशेद का तस्वुर करके जरा बिक्के थे। सबूही तुम्हारी नन पता है कैसी है? अब वो सबूही की तरफ मतवज्जा हुई। मामा तुम्हें शायद बुला रही हैं। सवेरा ने उसे मजीद किसी गुल अफशानी से रोकने के लिए बर वक्त मुदाखलत की। सवेरा को देखने कुछ लोग आ रहे थे। अम्मी समेत सभी के हाथ पांव फूले हुए थे। सवेरा उनकी तीनों बेटियों में से सबसे बड़ी थी। नहायत सुलझी हुई तबीयत की मालिक सवेरा पूरे खानदान में ही हर दिल अजीज थी। शक्ल सूरत में तो तीनों बहनें एक से बढ़कर एक थी, लेकिन सुघड़पन और सलीका में सवेरा यकीनन बाजी ले गई थी। उसका ये रिश्ता भी चची के जानने वालों में से आया था। लड़के की वालदा और बहनें आई थी। हस्बे तौका उन्होंने सवेरा को फौरन ही पसंदीदगी की सनद बख्श दी और अब बड़े चाह और असरार से उन लोगों को अपने घर आने की दावत देकर गई थी। पहला मरला तो बखैर खूबी तय हो गया था। अब अगले मरहले में अम्मी और चची ने लड़के वालों के यहाँ जाना था। माया सबसे छोटी होने के नाते सब जाने को तैयार थी, लेकिन अमान हरगिज नहीं चाह रही थी कि महा को साथ लेकर जाया जाए। अम्मी ये किसी भी वक्त कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकती है, इसे मत लेकर जाएं। उसने कोई 5 बार अम्मी से कहा। अरे वाह, मैं नहीं जाऊंगी तो सवेरा को कैसे पता चलेगा कि मौसूफ कैसे हैं? वो इतराई
مسکرائی, وہ خدا کے لیے ماں تم نے وہاں آ کر کوئی بکواس کی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گی. ایمان نے کی دھمکی واقعی کارگر رہی جب وہ ماں وہاں سے آ کر کچھ چپ سی تھی. کیا ہوا؟ اعظم بھائی پسند نہیں آئے؟ ایمان کو اپنی دھمکی تو بھول ہی گئی. اب وہ اس کی خاموشی سے صحیح معنوں میں فکر مند ہو گئی. وہ تو فوری طور پر رائے دینے والی تھی, تو پھر یہ خاموشی. چائے میں نہیں, اعظم بھائی تو اچھے ہیں. وہ ابھی بھی سوچ میں ہی تھی کس سے شکل ملتی ہے ان کی. ایمان اس سے بولنے پر رخسا رہی تھی. نہیں, میں نے غور ہی نہیں کیا. ہیں, یہ موضوع کیسے ہو گیا؟ اس پر سویرا بھی خوش نہ رہ سکی. وہ میں ان کے ابو پر غور کر رہی تھی. ابو پہ کیا غور کر رہی تھی؟ ایمان نے دل پر ہاتھ رکھا. بالکل سچ کہہ رہی ہوں سویرا, اعظم بھائی کے ابو بالکل سلطان رہی سے ملتے ہیں. اس نے اپنی پریشانی کی وجہ سے بلاخر ان دونوں کو بھی آگاہ کر ہی دیا. کیوں, کیا گنڈاسا اٹھا رکھا تھا انہوں نے یا پھر لاچا کرتا پہن رکھا تھا؟ ایمان بری طرح تپ کر بول. نہیں بہن, پہنا تو سفاری کوٹ تھا. ویسے کلین شیو بھی تھے, اسمارٹ تو اعظم بھائی سے بھی زیادہ تھے, لیکن قسیم پھر وہ سلطان راہی سے ہی مل رہے تھے. یہ پریشانی کسی طور پر کم نہیں ہو رہی تھی. تاہم کلین شیو سفاری سوٹ میں ملبوس اسمارٹ سے سلطان راہی کا تصور کر کے سویرا کے سینے میں اٹکی ہوئی سانس بحال ہو گئی. لڑکا پسند آ گیا تھا, گھر بھی اچھا تھا, سب سے بڑھ کر شریف لوگ تھے. سو جلدی بات فائنل کر دی گئی. ایمان کو چھوٹے ماموں نے پہلے ہی مانگ کر رکھا تھا. اسپن کو سب نے اچھی طرح دیکھ رکھا تھا, لہٰذا یہاں مہا بی بی کو دماغ پر زور ڈالنے کی قطعاً ضرورت نہیں پڑی. عید کے بعد دونوں بہنوں کی اکٹھے ہی شادی کر دی جائے. سو طے یہ پایا تھا کہ عید کے ساتھ ہی زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی جائیں. عید آنے میں 3 ماہ ہی تو رہ گئے تھے, گزرتے پتہ بھی نہ چلا. سویرا ایمان کی رخصتی کے ساتھ ہی گھر کے در و دیوار میں سناٹا سا اتر آیا. ابو تو آفس کے لیے صبح نکلتے تو شام کی خبر لاتے. ایسے میں امی اور مہا ہی رہ جاتی تھی. شروع میں تو مہا بری طرح بوکھلائی یہاں سے وہاں پھرتی رہتی, لیکن پھر غیر محسوس سے انداز میں اس نے سویرا اور ایمان دونوں کی ذمہ داریاں سنبھال لی, اور اتنے اچھے طریقے سے سنبھالی کہ سب حیران رہ گئے. پتا ہے امی اپنی کارکردگی سے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ ایمان اور سویرا روز آئی ہوئی تھی, اس کو پھرتی سے کام نپٹاتے دیکھ کر اسے چھیڑ رہی تھی. کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہوں؟ مہا نے ابرو چڑھایا, یہ بھی کہ منو اب بیاہ کے قابل ہو گئی ہے. ایمان نے بھی ٹکڑا جوڑا. جی نہیں, میں اتنی جلدی شادی نہیں کروں گی. اس نے جھٹ کر دی تھی. کیوں؟ ایمان نے حیرت سے دریافت کیا. بس ایسے ہی, میں پہلے کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہوں, اپنی قابلیت آزمانا چاہتی ہوں. مطلب یہ کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں. ہاں, یہ کیا سوجی؟ ہم دونوں حیران ہوئی. جناب ماں بدولت آج کل بڑی سنجیدگی سے جاب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں, اور پتا ہے ابو سے اجازت بھی لے لی ہے. وہ بچوں کی طرح انہیں چڑھاتے ہوئے بولی. جانتی تھی کہ جاب کرنا کسی زمانے میں ایمان کا بھی خواب تھا, لیکن اس فن کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اسے اس خواب سے دستبردار ہونا پڑا. ایسے بھی اس فن کی محبت کے آگے ایمان ایک تو یا سینکڑوں خواہشات قربان کر سکتی تھی, لیکن اب ماں جاب کرنے جا رہی تھی. خوش قسمتی سے اس کے سامنے ایمان جیسی کوئی مجبوری بھی نہ تھی, تو اس کے لیے تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا. اخبارات کھنگال کر اس نے ڈھیر ساری جگہوں پر اپلائی کر دیا تھا. 1-2 جگہ سے انٹرویو کال بھی آ گئی تھی. جس روز وہ پہلا انٹرویو دینے جا رہی تھی سخت گھبراہٹ کا شکار تھی. پتہ نہیں کیا کیا سوالات پہنچ جائیں گے. سارے راستے وہ یہی سوچتی آئی تھی, اور آفس پہنچ کر تو سٹی ہی گم ہو گئی. اتنی ڈھیر ساری لڑکیاں ہر طرح کے کیل کانٹوں سے لی. ایسے میں میری دال کہاں گلے گی؟ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے سوچ رہی تھی. لڑکیوں کی تیاریوں سے تو یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں کیٹ واک شروع ہو جائے گی. تانگ اور اونچی قمیض, ٹراؤزر نما شلواریں, گلے میں رسی کی طرح جھولتے ہوئے. اس نے سب کا جائزہ لینے کے بعد اپنے اوپر نظر دوڑائی. لائٹ لیمن کلر کے سادہ سے سوٹنے والوں کی ڈھیلی ڈھالی چٹیا کی وہ بہت عام سی لگ رہی تھی. چلو مجھے کیا, اگر اچھی جگہ ہوئی, قابلیت دیکھی گئی تو میں سلیکٹ ہو ہی جاؤں گی. اگر ان کی ڈیمانڈ کچھ اور ہوئی تو پھر تو ریجیکٹ ہونا ہی بہتر ہے. ان کی بری عادت تھی فوراً تو جیت دے کر خود کو مطمئن کر لیتی تھی. بہرحال انتظار کافی طویل تھا, لیکن ایسے موقع پر وہ اپنی ازلی مشغلہ میں مصروف ہو جاتی تھی. اور اس وقت یہی ہوا. وہ جو سامنے پرپل سوٹ والی لڑکی ہے, شکل تو اس کی مہنور بلوچ سے مل رہی ہے, لیکن ہے بہت موٹی, کمپلیکشن بھی ڈارک ہے. اور وہ کارنر والی جو بڑے سٹائل سے ٹانگ بٹانگ دھری بیٹھی ہے, کچھ دیکھی لگ رہی. ارے ہاں یاد آیا, واہ بھائی زبردست. اگر ہمایوں سے ریسی کے سٹائل میں لیزر کٹنگ کروا لے تو کوئی فرق نہیں رہے گا. لیزر کٹنگ میں ہمایوں سے کو سوچ کر اسے ہنسی آ گئی. اس مشغلہ میں وہ اتنی کھو گئی کہ پھر تو وقت سمجھنے کا پتہ ہی نہیں چلا. اپنی باری آنے پر وہ فائل سنبھال کر بڑے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے کمرے میں داخل ہوئی. اسی کی وجہ سے ماحول خاصا خنک تھا. ایئر فریشنرز کی مہک نے کمرے کو معطر کر رکھا تھا. گہرا سانس لیتے ہوئے کرسی پر آن بیٹھی. این سامنے ٹیبل کے گرد 3 افراد بیٹھے تھے. تینوں ہی دیکھے سے لگ رہے تھے. سائڈ والے حضرت نے تو سوچنے لگی کہ بر وقت انٹرویو کا خیال آ گیا. فوراً ساری سوچیں ذہن سے چٹک دی. ہاں تو بی بی کیا ہے نام آپ کا؟ سیدھے ہاتھ والے حضرت نے ابتدا کی. جی مہا عبدالرحمان. اس نے متانت سے جواب دیا. کیا کوالیفیکیشن ہے؟ BSc. یہ جواب مختصر دیا. انہوں نے پھر سوچ انداز میں ہنکارا ابھرا. اب تک باقی دونوں افراد خاموش بیٹھے تھے. کوئی قابل ذکر تجربہ؟ اس مرتبہ سوال کڑا تھا.
तजर्बे तो बहुत से हैं सर, इनफैक्ट इंसान तजर्बों से ही सीखता है। उसने सुना था कि इंटरव्यू के शुरू में ही दानाई वाली बातें करके धाक बिठाई जाए तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तो इसी फार्मूले पर अमल किया। तो आपने क्या सीखा तजर्बों से? अंदाज में दिलचस्पी का अंसर पैदा हो गया। बहुत कुछ सर, बस ये कि इंसान को कभी भी अपने राज दूसरों को नहीं बताने चाहिए, और ये कि इंसान की आंखें उसकी शख्सियत और किरदार का आईना होती हैं। और ये वार्ड पर किस किस्म के तजर्बे हैं? मोहतरमा, मैंने जॉब के तजर्बे के मुतालिक पूछना था। उसने टोका तो उसे बेपनाह खफत ने आ घेरा। नो सर, जॉब तो कभी नहीं की। इस बार सर झुकाकर शर्मिंदगी से जवाब दिया गया। आप जॉब क्यों करना चाहते? इस बार सामने बैठे शख्स ने सवाल दागा। दरअसल सर, उसने सीधा होते हुए मुखातिब करने वाले शख्स को देखा। ओ माय गुडनेस, एक्स फाइलर्स का हीरो मोल्डर? सवाल जवाब वो सब कुछ भूल ही गई। जी कुछ कह रही थी आप? इसी मोल्डर ने उसके इल्हामात को तोड़ा। जी सर, और ये तो सोचा ही नहीं था कि ये सवाल भी पूछा जाएगा। वजह तो उसे खुद भी मालूम नहीं थी। जल्दी से जहन पर जोर डाला। मैं मुल्क कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। दिमाग ने फौरन काम किया और एक शानदार वजह ढूंढ निकाली। ओह आई सी। लेकिन मोहतरमा, वो रुका। महा अब्दुर्रहमान, उसने उसकी सवालिया नजरों का मफहूम समझते हुए फौरन अपना नाम बताया। हाँ, तो मिस महा अब्दुर्रहमान, आपको किसने कहा कि हमारा दारा मुल्क कौम की खिदमत करना चाहता है? अब इस बेतुके सवाल का क्या जवाब दूं? वो सर कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि वाट कायदे-ए-आज़म ने कही थी ये बात, और वो भी आपसे ये कि इदारा मुल्क कौम की खिदमत करता है। मोल्डर की आंखों में हैरानी थी, जबकि लोगों की गोशों में मुस्कुराहट बमुश्किल दबाई थी। वो खफीफ हो गई। जी नहीं, कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि काम काम और सिर्फ काम। आज काम मैं फारिग थी, सो मैंने सोचा कि अपनी सलाहियतें बरोए कार लाते हुए कोई मुस्बत काम करूं। इस बार उसने नहायत संजीदगी से मुफस्सल जवाब दिया। अच्छा फिर ठीक है। इस बार बड़े तायदी अंदाज में सर हिलाया गया था। तो क्या सलाहियतें हैं आप में? अब सारे सवालात वही कर रहा था, ये तो आप बताएंगे। और इनके सारे से मुस्कुराई। यानी सलाहियतें आपकी और बताऊंगा मैं? ये क्या बात हुई? पता नहीं, वो वाकई इतना सादा था या बन रहा था। मेरा मतलब है सर, जब आप मुझे जॉब देंगे तो मेरे काम को देखकर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि मेरी सलाहियतें क्या हैं। पता नहीं इतनी सीधी सादी बातें भी उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही। अच्छा चले, ये बात भी तय हो गई, लेकिन आखिरी उलझन रह गई। जी सर, वो क्या? वो ये कि आपकी तालीम BSc है, जबकि हमारी डिमांड मास्टर डिग्री है, साथ 3 साल तजर्बा। जी, वो हैरान हुई। बिल्कुल। पैरोवेट घुमाते हुए उसके लहजे में इत्मीनान ही इत्मीनान था, जबकि महा का दिल चाहा कि वही पैरोवेट उसके चेहरे पर दे मारे। इस बात का जिक्र आपने अपने ऐड में क्यों नहीं किया था? अबू चाहते हुए उसने पूछा। आपने ऐड पढ़ा था? उल्टा उसी से सवाल हुआ। बिल्कुल जोर शोर से सर हिलाकर जवाब दिया। इस पर तीसरे शख्स ने मेज की साइड पर झुक कर अखबार निकाला। लीजिए पढ़िए। उसने अखबार के उसकी तरफ बढ़ाया। क्या? उसने थूक निकला। ये तो कुछ और ही था। मैंने आपके पास तो अप्लाई किया ही नहीं। उलझ गई। फिर आप लोगों ने मुझे इंटरव्यू कॉल क्यों दी? क्या कॉल लेटर है आपके पास? बिलफोर सवाल किया। जी बिल्कुल। उसने झट बैग से लिफाफा निकाल कर उसे थमाया। कॉल लेटर पढ़ने के बाद मोल्डर के होंठों पर बड़ी वाज़ेह मुस्कुराहट उभरी थी। मिस महा अब्दुर्रहमान, आपका मतलूबा ऑफिस 4th फ्लोर पर है, जबकि इस वक्त आप 3rd फ्लोर पर तशरीफ फरमा है। सारी हकीकत समझ में आई तो दिमाग भड़क सा गया। 1 घंटे से सर की गर्दान कर रही थी। फिजूल में उसने झट फाइल अपने कब्जा में कितनी देर से मजाक उड़ा रहे थे, पहले नहीं बता सकते थे। उसने हस्बे तफरीक तीनों अफराद को निगाह से देखा और कुर्सी खिसका कर उठ खड़ी हुई। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती थी। बहरहाल इतने शानदार तजर्बे के बाद तबीयत मजीद किसी और इंटरव्यू की मुतहम्मल नहीं हो सकती। वैसे भी अब तो टाइम तकरीबन खत्म होने को था। दूसरी जगह भी तो यही ड्रामा होना था। उसने इसी वक्त जॉब करने का ख्याल को जहन से निकाल दिया। सवेरा के बेटा हुआ, उस खबर को तो न जाने कितने दिनों से मुंतज़िर थी। उसने तो नाम भी सोच रखा था। हॉस्पिटल से सवेरा के घर आ जाने के बाद वो तो तकरीबन रोज ही उस छोटे से गुल को देखने जा पहुंची थी, और आज तो उसकी रस्में हकीकत थी। सो बड़े तमाम से तैयार होकर वो वहाँ गई। सवेरा का ससुराल काफी बड़ा था। उसका हकीकी अंदाजा उसे आज हो रहा था। हालांकि सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को मदऊ किया गया था, लेकिन फिर भी अच्छी खासी गैदरिंग हो गई थी। बताओ तो हमारी शहजादी की शक्ल किससे मिल रही है? सवेरा की सास जो नन्हे अब्दुल मन्नान को गोद में लिए बैठी थी, महा से पूछ पड़ी। पता है आंटी, मैं कुछ और से सोच रही थी कि आज आपने पूछा तो फौरन समझ में आ गया कि किससे मिलती है इसकी शक्ल। महा पुरजोश सवेरा जो अपनी सास से किसी को मिलवाने लाई थी एकदम रुक गई। अनजाने क्या इरशाद करेगी। मेरा तो ख्याल है दोनों से ही मिलती है, महा ने कहा तो उसने सुकून का सांस लिया। हाँ, मैं भी यही कहती हूँ। आंखें और दहाना सवेरा पे है, नाक और रंगो रूप अज़ाम भाई जैसा है। आंटी ने अपना तज्जिया पेश किया। नहीं आई, सवेरा और अज़ाम भाई से कहाँ मिलता है ये? उसने प्यारे मनान की मुट्ठी खोलकर उसमें अपनी उंगली थमाई। फिर तुम दोनों का कह रही हो? आंटी ने इस तरह मगन लहजे में पूछा। एक तरह से तो ये मुझे अपनी सफेद वाली बिल्ली से मिलता लगता है, लेकिन जब ये सोते में हंसता है तो बिल्कुल बतख लगता है।
वो बड़ी मीठी नजरों से मनान को देख रही थी, जबकि आंटी हैरान निगाहों से उससे देख रही थी। उसके चेहरे पर नजर डालकर उन्हें अंदाजा हुआ कि उसने पूरे दिल से ये बात की है। दूसरी तरफ सवेरा अपनी सास की तासरात देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई थी। इससे पहले तो वो समझी कि शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन वो इस कोशिश में वो भूल बैठी थी जो अपनी ताई जान को सलाम अर्ज करने में उसकी मोयत में आया था। महा का रिश्ता आया है। रात के खाने पर अम्मी ने अब्बू को बताया और अब्बू के साथ साथ महा बीबी के भी खाना खाते हाथ रुक गए। अच्छा, कौन लोग हैं? अब्बू ने पूरी तवज्जो उसकी तरफ दी। बाबा को असूलियन मशर की लड़कियों की तरह वहाँ से उठ जाना चाहिए था, लेकिन जानना चाहती थी अच्छी भली जिंदगी में ये कदर रिश्ता कहाँ से आन टपका है। इत्मीनान से बैठी खाना खाती रही। सवेरा के ससुर का भतीजा है। अच्छा, पढ़ा लिखा और खुश शक्ल लड़का है। मनान के केका में देखा था। अम्मी ने बताया तो वो ज़हन पर जोर डालकर याद करने लग गई कि केका में किस किस को देखा था, लेकिन अफसोस कुछ याद न आया। वो तो वैसे भी सारा वक्त सवेरा की सास से चिपकी रही थी। वजह सास से किसी किस्म की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि अब्दुल मन्नान था जो अपनी दादी मोहतरमा की गोद में महवे ख्वाब था। काश सवेरा मुझे भी दिखा देती। उसे कुछ मलाल हुआ। खैर, फिर भी देख लूंगी। आज मुझे तो दिखाएंगे। जितनी देर वो सोचने मशगूल थी, इतने में अम्मी अब्बू को लड़के का सारा बायोडाटा बता चुकी थी। मैं सोच रही वो इतवार को बुला लेते हैं उनको। अम्मी ने राय मांगी। हाँ, देख लो जैसा मुनासिब लगे। और फिर इतवार को वाकई वो लोग आ गए। लंबी चौड़ी फैमिली थी। लड़के की बहनें भाभियां सभी आए थे। बिना निसार से लोग थे। महा को खुसूसन जो चीज अच्छी लगी वो ढेर सारे बच्चे थे, हर साइज और शक्ल के। कोई खरगोश जैसा तो कोई भालू जैसा। उसके मुंह में पानी भर भर आ रहा था। उन लोगों ने महा को पहली नजर में ही ओके कर दिया। पसंद तो कीका की तकरीब में ही कर लिया था। आज तो रस्मी तौर पर आए थे। फिर अम्मी अबू सवेरा, अजाम भाई, ईमान, रसवन भाई भी लड़के वालों की तरफ हुआ है। सब तारीफे कर रहे थे। दोनों से तकरीबन मामला तय हो गए थे। सवेरा, बताओ ना लड़का कैसा है? उसने वहाँ से वापसी पर सवेरा की कोई चौथी बार मिन्नत की। क्या मतलब है लड़का कैसे? जरा अदब अदाब सीख लो। लड़कियाँ यूं मुंह फाड़ कर अपने होने वाले मिजाजी खदा के बारे में राय नहीं मांगती। अच्छा ना बताओ, एक मैं ही पागल थी जो हर एक को बात सही सही बता दिया करती। अब मेरी बारी आई है तो बदले ना उतारो। वो खफा होकर उठने लगी। नहीं भाई, नाराज मत करो। हमारी बहन को ईमान ने हाथ पकड़कर उसे रोका। बात दरअसल ये है कि माहा के लड़कों की शक्ल सूरत तो नहीं देखी जाती ना। ईमान ने डरते डरते ताही चाही। देखी जाती है, क्यों नहीं देखी जाती? वो चमक कर बोली। वो मेरा मतलब है कि अगर लड़की के मुकाबले में जरा कम सूरत भी हो तो गुजारा हो जाता है। क्या मतलब है? वो रूहानसी हो गई। दोनों ने अपने लिए तो अपने से भी ज्यादा खूबसूरत दूल्हा ढूंढ लिए थे और मेरी दफा ये फलसफा याद आ रहा है। वो झुंझुला पड़ी। अब इतने बुरे भी नहीं है। ईमान ने फौरन तसल्ली दी। अच्छा ये बताओ कि शक्ल किससे मिलती है? वो क्रिकेटर है ना, उससे? अच्छा किससे? उसे तसल्ली में ज़हरा शाहिद अफरीदी। साथ ही पूछ भी लिया। ओ नो। दोनों ने नफी में सर हिलाया। मोइन खान से? नहीं, इस बार भी जवाब में यूसुफ योहाना। वो एक एक करके कसौटी खेलती रही। वो बात है कि किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी से नहीं मिलता। ईमान ने बताते हुए कुछ हिचकिचा रहे थे। अच्छा फिर ऑस्ट्रेलिया के किसी खिलाड़ी से? नहीं। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड? नहीं। तो फिर जल्दी से बक दो किससे शक्ल मिलती है, वरना मैं शादी से इनकार कर दूंगी। वो तब के हेनरी ओलंगा से। सवेरा और ईमान दोनों एक जुबान हो गई, भले जैसे वाकई उसकी धमकी से डर गई हो। और हेनरी ओलंगा का नाम सुनकर उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू जारी हो गए। लेकिन महा फिक्र न करो, रंग हेनरी ओलंगा के मुकाबले में थोड़ा साफ है। ईमान ने उसे दिलासा देते हुए कहा। सिर्फ थोड़ा सा? वो हिचकियों से रो रही थी। अच्छा अब इतना परेशान ना हो, तस्वीर देख लो, अच्छे भले हैं। ईमान ने तस्वीर निकालने के लिए पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं देखनी मैंने कोई तस्वीर। वो झुंझुलाकर वहाँ से उठ गई। इसकी बार तो मामला सवेरा और ईमान की निस्बत भी ज्यादा तेजी से तय हुआ। बात पक्की होते ही शादी की तारीख दे दी गई। वो लाख मिन्नतें करती रही, किसी ने कोई तवज्जो ना की। और फिर वो दिन आ ही गया। शादी वाले दिन उसके कान मुंतजिर ही रहे कि अब कजन्स और दोस्तों की किस्मत पर इजहार अफसोस करेंगी। लेकिन आज तो सबकी नजरें उसके हसीन सरापे पर ही टिक कर रह गई थी। ईमान से भी बढ़कर रो पाया था। ये सबकी मुश्तरका राय थी। कसम है हदीद भाई, तो आज तो सब कुछ भूल जाएंगे। महविश ने उसके कान में सरगोशी की। वो चुपचाप बैठी रही। मूवी मेकर मूवी बनाता रहा, रस्में होती रही। फिर दूल्हा को उसके बराबर में लाकर बिठा दिया गया। शुक्र है आवाज तो अच्छी है, लेकिन सुनी सुनी लग रही है। वो अपने हिनाई हाथों पे नजरें जमाए सोच रही थी। लड़कियों ने स्टेज पर हंगामा बर्पा कर रखा था, उसको खूब ही घेर रखा था, लेकिन वो भी इतनी आसानी से लड़कियों के हत्थे चढ़ने वाले नहीं था। शुक्र है खुश मिजाज भी है। ये दूसरा शुक्र था जिसने उसे बैठे बैठे किया। नजरें ऊपर उठाई। मूवी वाला हिदायत कर था। उसने जरा सी आंखें उठाई। अरे ये मूवी वाले की शक्ल किससे मिल रही है? उसकी सोचों को एक और रास्ता मिल गया। क्या है? नजरें नीचे भी कर लो। सवेरा ने कान के करीब आकर डपटा और वो चौंक कर एक बार फिर नजर झुकाकर बैठ गई। मूवी वाले की शक्ल वाकई किसी से मिल रही थी, लेकिन किससे? किससे? खैर दफा करो, मुझे क्या। आज उसकी शक्ल मिलने का कतन मूड नहीं हो रहा था। फिर रुखसती हो गई। बिल्कुल वैसे ही मंजर था जैसे कि होता है। ससुराल में इस्तकबाल पे पुरजोश था। न जाने कहाँ की रस्में की जा रही थी। यहाँ आकर दूल्हा साहब कुछ और भी खुल गए थे। अब वो कुछ नर्वस हो रही थी।
ये कहा इतना जोर का लगाते हैं। वो जरा सा कसमस आए। मेरा ख्याल है दुल्हन थक गई है, किसी ने फौरन नोट कर लिया है। जी नहीं, उन्हें कमरे में जाने की जल्दी से कोने में से कोई बोला था। वो यकदम पसीने में नहा गई। फिर उसकी सास को ही उस पर तरस आ गया जब उन्होंने कमरे में पहुंचवा दिया। कुछ देर बाद रिलैक्स हो जाओ, आने वाला होगा। उसकी बड़ी नंद और जेठानी शौक फिक्रों का तबादला करते हुए उसे रिलैक्स होने का कहने लगी। वो उसके आने का सुनकर और अलर्ट होकर बैठ गई। 15 मिनट बाद आहट हो गई थी। कदमों की चाप के साथ ही उसका दिल भी धड़का। अस्सलाम वालेकुम, किसी ने बहुत करीब आकर बैठते हुए सलाम किया। वो एकदम सिमट गई। कैसी हो? वो बड़ी अपनायत वाले लहजे में हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहा था। उसकी कलाई में नाजुक सा ब्रेसलेट डालकर वो उसके हुस्न की तारीफ कर रहा था। लेकिन ये किस अंदाज में? मेरा ख्याल था कि लेमन कलर तुम पर सूट करता है। फिर पता चला कि बेज कलर तो बना ही तुम्हारे लिए, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि ये डीप रेड कलर पहनने का हक तुम्हारे सिवा किसी को नहीं है। डीप रेड कलर की तो खीर है, खैर है, लेकिन बेज कलर? उसने हैरानी से पूछा। वो उस रोज हकीका पर पहना था। एकदम ख्याल आया। हाँ याद आया, लेकिन लेमन कलर? उसने हैरानी से नजर उठाई। आप वो हेनरी वक्त ही हैं? जबान दांतों तले दबाई। मेरा मतलब है आप तो वही हैं इंटरव्यू वाले? वो बिला इरादा पूछ बैठी। बिल्कुल वही हूँ, मैं महफूज हूँ। हमारी पहली मुलाकात यकीनन उसी रोज हुई थी, लेकिन हमारी तो एक और भी मुलाकात हुई। वो अपनी दुल्हन भूल भाल गई थी। ओह नहीं, खैर मुलाकात तो दूसरी भी हुई थी, लेकिन वो एक तरफा मुलाकात थी। नहीं सिर्फ मैंने तुम्हें देखा था, तुमने तो अपने प्यारे से भांजे को बिल्ली के बच्चे से मिलाने में मसरूफ थी। उसने हंसते हुए कहा कि वो खज्जल सी हो गई। तुमने आज अपने आप आईने में देखा है? वो एक बार फिर रोमांटिक हुआ। उसने भी इख्तियार नफी में गर्दन हिला दी। अब वो क्या बताती कि वो सारा वक्त किसी ढेरपन में रही है? आओ फिर देखो। वो इसका हाथ थाम कर उसे ड्रेसिंग टेबल तक ले आया। भारी कामदार लहंगे को संभालती कदम उठाती उसके हमरा आईने के सामने जा खड़ी हुई थी। एक नजर आईने में अपना अक्स देखकर उसे कुछ झेप कर हदीद को देखा था। जबरदस्त तो वो भी लग रहा था। अच्छा लग रहा हूँ ना? उसने जैसे उसकी आंखें पढ़ ली थी। वो धीरे से मुस्कुराई। अच्छा बताओ हमारा कपल कैसा लग रहा है? उसके कंधे पर बाजू फैलाते हुए वो शौक हुआ। हमारा कपल? वो सोचने लगी। बिल्कुल अबराउल हक जैसा। पिछले दिनों मैगजीन में अबराउल हक की शादी की तस्वीर देखी थी, तो फौरन यही नतीजा निकला। बिल्कुल अबराउल हक जैसा। के होंठों के गोशों पे मुस्कुराहट थी। हाँ तकरीबन वैसा ही, बस जरा वो न जाने क्या कहने लगी थी। हदीद के लबों से कूटने वाला कहकहा सुनकर उसको एक पल को रुकी और फिर उसके साथ मुतमईन सी हंसी हंसती। तो ये थी कहानी एक भोली भाली लड़की की, जिसके भोलापन किसी को इतना भा गया कि वो उसकी जिंदगी में दाखिल हो गया। कहानी मजे की लगी तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।